Goods and Services Tax. टूडेज टॉपिक इज डिफरेंट असेसमेंट अंडर जीएसटी। आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी में कौन कौन से असेसमेंट होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। मीनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। मतलब जीएसटी एक्ट में टैक्स की लायबिलिटी बस कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ टैक्स। होता क्या है, जो टैक्स पेयर होता है वो खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है या अपने कंसल्टेंट, उनकी जो भी टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करा के, और जो भी टैक्स या पेनाल्टी का अमाउंट बन रहा होता है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो खुद टैक्स पेयर ने असेसमेंट किया या अपने कंसल्टेंट से कराया, ये दोनों ही एक बात मानी जाती हैं कि टैक्स पेयर का सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट किया है उसने। तो क्या करता है, कभी कभी जो सेल्फ असेसमेंट होता है टैक्स पेयर ने किया होता है वो इनकरेक्ट होता है, एंड जब ये टैक्स अथॉरिटीज़ को इनकरेक्ट लगता है तो वो क्या करते हैं, इसको खुद एसेस करते हैं, खुद कंप्यूट करते हैं टैक्स लायबिलिटी, और फिर टैक्स पेयर को ऑर्डर देते हैं कि आपका टैक्स इतना बन रहा था जबकि आपने इतना डिपॉजिट किया है। तो अगर ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया तो रिफंड हो जाता है, और अगर कम डिपॉजिट है तो डिमांड आ जाती है और टैक्स पेयर को उस डिमांड को डिपॉजिट करना होता है। अल्टीमेटली मतलब यह है कि टैक्स का डिटर्मिनेशन जो है, टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन को ही कहते हैं असेसमेंट ऑफ टैक्स। ये असेसमेंट दो लोग करते हैं, दो लोग मीन्स या तो टैक्स पेयर खुद कर ले, उसे कहेंगे सेल्फ असेसमेंट, या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ करती हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स हैं वो लोग असेसमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं असेसमेंट बाई टैक्स अथॉरिटीज़। अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि टैक्स की कैलकुलेशन करना कहलाता है असेसमेंट ऑफ टैक्स। कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ टैक्स। साइलेंट पॉइंट ऑफ टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट के साइलेंट पॉइंट मतलब मेन फीचर्स हैं। असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स असेसमेंट, मतलब जब जब असेसमेंट की बात करेंगे हम इसमें तो उसका मतलब होगा टैक्स असेसमेंट, मतलब कर का निर्धारण। असेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। देखिए असेसमेंट जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जीएसटी एप्लीकेबल किया गया, वो इसीलिए तो एप्लीकेबल किया गया कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहुँचे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, टैक्स की फॉर्म में, जिसे कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहुँचे। अब मेन पर्पस ही जीएसटी को एप्लीकेबल करने का मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट पे रेवेन्यू है, जीएसटी क्या किसी भी टैक्स को। तो अब डीलर ने अपने मन से कुछ भी टैक्स जमा कर दिया, क्या डिपार्टमेंट ये मान सकता है कि ये सही है? अब इस केस में क्या होता है, असेसमेंट किया जाता है, पहले तो खुद कर चुका होता है टैक्स पेयर। अब अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को कोई डाउट होता है तो वो क्या करते हैं, उसको फिर से एसेस करते हैं और फिर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करके अगर डिमांड होती है तो डिमांड का नोटिस भेज देते हैं टैक्स पेयर को। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू तभी करेक्ट आएगा जब असेसमेंट भी करेक्ट होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीएसटी का। असेसमेंट इज़ द प्रोसेस टू कम अप विद अ डिसीजन। एक डिसीजन हो जाता है, मतलब एक फाइनल डिसीजन है कि अब बस ये इनका एक्चुअल टैक्स बना और इतना ही इनसे लेना था, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या है, डिसीजन, फाइनल डिसीजन हो जाता है असेसमेंट होने से। असेसमेंट इज डन बाई आइदर द टैक्स पेयर और द टैक्स असेसमेंट ऑफिशियल। मैंने अभी बताया था आपको, असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है, जब टैक्स पेयर खुद करता है तो उसे सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और जब टैक्स अथॉरिटीज़ करती हैं असेसमेंट तो उसे कहते हैं असेसमेंट बाई टैक्स ऑफिशियल। नेक्स्ट है, टैक्स असेसमेंट विल ओनली बी डन बाई टैक्स ऑफिसर इफ द टैक्स पेयर इज अनेबल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज़। अगर टैक्स पेयर कैरी आउट नहीं कर पा रहा है ड्यूटीज़ को तो फिर मजबूरन टैक्स ऑफिसर्स को ही असेसमेंट करना होगा। देयर आर वेरियस वेज टू असेसमेंट द टैक्स। टैक्स असेसमेंट के बहुत सारे वेज हैं, जैसे प्रोविजनल असेसमेंट है, समरी असेसमेंट है, स्क्रूटिनी असेसमेंट है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। ये जो मैंने आपको बताया वेरियस वेज, वेरियस टाइप्स के जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इनको अभी हम डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देखिए असेसमेंट के दो बेस बनाए गए हैं टाइप्स में, एक तो बाई टैक्स पेयर और बाई अथॉरिटीज़, मतलब असेसमेंट बाई टैक्स पेयर एंड असेसमेंट बाई अथॉरिटीज़। जो टैक्स पेयर असेसमेंट करता है उसे कहते हैं
सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि खुद उसने स्वयं किया है। टैक्स अथॉरिटीज़ जो असेसमेंट करती हैं वो 4 टाइप के होते हैं: प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 2 ही केसेस में होगा, जब या तो रिटर्न फाइल ना की हो टैक्स पेयर ने, या फिर टैक्स पेयर अनरजिस्टर्ड हो, मतलब टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, तब बेस्ट जजमेंट होगा। या फिर अगर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है मतलब जिसे कहते हैं, तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही होगा। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट। देखिए, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि जब टैक्स पेयर अपने सर्टेन पीरियड के लिए अपने रिकॉर्ड के बेसिस पे, रिकॉर्ड मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जो बिलिंग उसने की है, उसके बेसिस पे टैक्स को डिटरमाइन करता है एंड फिर उस टैक्स को डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को, एंड देन रिटर्न के थ्रू टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है, तो इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था रिटर्न जीएसटी रिटर्न्स, तो हमने उसमें पढ़ा था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B। 1 मतलब डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, 3B मतलब डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड, देन आफ्टर एडजस्टिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद इनपुट टैक्स क्रेडिट, बैलेंस जो बचता था उसका पेमेंट कर देते थे। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करना, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करना, यही तो सेल्फ असेसमेंट है। क्यों? यहाँ पे क्या है, टैक्स पेयर खुद ही बताता है हमने इतने की सेल की, इतने का गुड्स खरीदा था, इस पर आईटीसी क्लेम की, और अगर कुछ बैलेंस बन रहा है पेमेंट का तो उसका पेमेंट कर दिया और रिटर्न सबमिट कर दी। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। जो सेल्फ असेसमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? टैक्स पेयर की है। तो ये रहा सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट है प्रोविजनल असेसमेंट। देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट तब होता है जब टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न से, तो वो क्या करता है, वो टैक्स अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करता है कि हमारा टैक्स का असेसमेंट कर दीजिए, और उसे कहते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर खुद अपना असेसमेंट नहीं कर पाता है, मतलब सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाता है। वो रीज़न क्या होते हैं? नॉट एबल टू कैलकुलेट इट करेक्टली, वो इस लायक नहीं है, एबल नहीं है कि वो टैक्स को करेक्टली कैलकुलेट कर पाए। नॉट श्योर अबाउट विच आइटम टू इंक्लूड वाइल कंसिडरिंग सप्लाई एंड विच आइटम टू एक्सक्लूड, उसे यही नहीं पता है कि हम सप्लाई में किसको इंक्लूड करें और किसको एक्सक्लूड करें। नॉट एबल टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन उसने किया है उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है वो। जैसे उसने कोई गुड्स सेल किया, उसमें फ्रेट भी था, उसमें कोई और सेस भी था, उसमें मंडी शुल्क भी था, तो अब वो इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो गया है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है। या फिर उसने पता लगा एक्सचेंज ऑफर में कुछ बेचा है, तो वो उस केस में भी नहीं पता कर पा रहा कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेगा किससे? टैक्स अथॉरिटीज़ से कि हम अनेबल हैं, हम एबल नहीं हैं, आप हमारा असेसमेंट कर दीजिए। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसको यही नहीं पता कि ये गुड्स है या सर्विस है, टैक्स पेयर यही नहीं पता कर पा रहा है कि ये गुड्स की सप्लाई थी या सर्विसेज की सप्लाई थी, या कोई नया नोटिफिकेशन आया हुआ है और श्योर नहीं है टैक्स पेयर कि ये हम पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सेक्शन 60 ऑफ CGST एक्ट 2017 टैक्स पेयर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा किससे? टैक्स अथॉरिटीज़ से। किस चीज़ के लिए? कि हमारा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए। तो जब टैक्स पेयर इस पोजीशन में नहीं है कि वो सेल्फ असेसमेंट कर पाए, तब वो रिक्वेस्ट करता है टैक्स अथॉरिटी से प्रोविजनल असेसमेंट की। पोजीशन में क्यों नहीं होता है सेल्फ असेसमेंट की, इसके रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर है प्रोविजनल असेसमेंट का। प्रोसीजर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट अगर कराना चाहता है कोई टैक्स पेयर, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले टैक्स पेयर को GST ASMT 01 GST ASMT 01 में एप्लीकेशन लगानी होगी डिपार्टमेंट में, मतलब टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए कि हमारा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए। उसके बाद में क्या होगा, जो डिपार्टमेंट होगा वो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है, और उसको प्रोविजनल असेसमेंट करने के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को एक नोटिस भेजेगा। नोटिस जो होगा वो फॉर्म होगा GST ASMT 02 में कि हमें भाई ये इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, आप ये सबमिट करिए, हम आपका प्रोविजनल असेसमेंट कर देंगे। अब जो टैक्स पेयर होगा वो GST ASMT 03 फॉर्मेट में अपने जो भी उसने
डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट मांगे होंगे उसको सबमिट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, डिपार्टमेंट प्रोविजनल असेसमेंट करने के बाद ऑर्डर इशू कर देगा और ऑर्डर में मेंशन करेगा कि किस बेसिस पे आपका असेसमेंट किया गया, टैक्स के रेट क्या यूज़ किए गए हैं और किस अमाउंट का आपको बॉन्ड या सिक्योरिटी जमा करना है। मतलब एक तो बॉन्ड जमा करना होता है, सबमिट करना होता है, एक सिक्योरिटी जमा करनी होती है। बॉन्ड इस चीज़ का होता है कि अगर आपका जब फाइनल असेसमेंट होगा तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हुई, प्रोविजनल असेसमेंट, अभी इसका फाइनल असेसमेंट भी होना, ये प्रोविजनल असेसमेंट है, ये तो अभी कर दिया गया है, लेकिन अभी एक फाइनल असेसमेंट और होगा। तो जब आपका फाइनल असेसमेंट होगा तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली तो आपको उसका पेमेंट करना होगा, इस चीज़ का बॉन्ड देंगे और जो डिफरेंस में अमाउंट निकलेगा उसके लिए आप सिक्योरिटी या बैंक गारंटी सबमिट करेंगे। ओके, अब होता क्या है, जो टैक्स पेयर है वो क्या करेगा, बॉन्ड सबमिट करेगा GST ASMT 05 में। GST ASMT 04 में तो ऑर्डर जाएगा और जो बॉन्ड होगा वो GST ASMT 05 में सबमिट होगा और एक बैंक गारंटी भी सबमिट होगी। अब उसके बाद क्या होगा, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको 6 महीने के अंदर, प्रोविजनल असेसमेंट के 6 महीने के अंदर उनको क्या करना होता है, उनको करना होता है 6 महीने के अंदर फाइनल असेसमेंट। एंड जब वो फाइनल असेसमेंट करेंगे तो फाइनल असेसमेंट का जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है जब फाइनल असेसमेंट करने बैठ रहे हों तो उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो टैक्स पेयर को GST ASMT 06 में एक नोटिस भेजेंगे कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन और सबमिट कीजिए। अब क्या होगा, टैक्स पेयर उसको रिसीव करेगा, किसको, नोटिस को, और अब इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजेगा जो भी मांगी गई थी, तो उसके लिए वो फॉर्म यूज़ करेगा GST ASMT 07। उसके बाद क्या होगा, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर देंगी, उनका फाइनल असेसमेंट कर देंगी और जब फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर देंगी तो उसमें मेंशन करेंगी कि आप पे और टैक्स लायबिलिटी लिख ली है या प्रोविजनल में जो थी वही रही या आपका रिफंड बना है। टाइम लिमिट क्या रहेगी फाइनल असेसमेंट की, 6 महीने, प्रोविजनल असेसमेंट के 6 महीने के अंदर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये, अगर कुछ लायबिलिटी निकलती है, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट में जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की गई थी वो फाइनल असेसमेंट से कम थी, तो मतलब अब टैक्स पेयर को और टैक्स का पेमेंट करना है, तो जब वो इस टैक्स का पेमेंट करेगा तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइनल असेसमेंट आया है उसमें टैक्स लायबिलिटी प्रोविजनल से कम है, तो फिर क्या होगा, जो टैक्स पेयर है वो क्या करेगा, रिफंड क्लेम करेगा। और जो रिफंड क्लेम होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, GST ASMT 08 में। एंड जब वो रिफंड क्लेम करेगा तो उसको इस रिफंड पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब क्या होगा, क्योंकि उसने अपना पैसा फंसाया रहा इतने दिन, तो जब डिपार्टमेंट टैक्स लेता है पेबल पे तो जो आपका रिसीवेबल बनना होगा उस पर रिफंड भी देगा। अब क्या होगा, जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की होगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगी वो टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के बाद भी उसमें अमाउंट बच रहा है, तो 7 वर्किंग डेज़ के अंदर टैक्स ऑफिसर उसको रिलीज़ कर देगा और रिलीज़ करेगा कौन से फॉर्म में, GST ASMT 09 में, और आपको आपकी सिक्योरिटी वापस कर देगा। स्क्रूटनी असेसमेंट, देखिए स्क्रूटनी असेसमेंट ये होता है कि टैक्स पेयर अपना सेल्फ असेसमेंट करता रहता है, मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करता रहता है। अब ये टैक्स पेयर ने तो रिटर्न फाइल कर दी, अब ऑफिसर उसको वैलिडेट करता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद ऑफिसर को लगता है कि इसने कम टैक्स जमा किया है या इस पर ये पेनाल्टी लगी है, इंटरेस्ट बना और इसने ये सबमिट नहीं किया, इसने ये डिपॉजिट नहीं किया, तो ऑफिसर एक नोटिस भेजता है इन फॉर्मेट ऑफ GST ASMT 10 में और कहता है कि आप पे ये डिस्क्रिपेंसी नहीं, ये टैक्स का अमाउंट बना, इतना इंटरेस्ट का बना, इतनी पेनाल्टी बनी, आप इसको सबमिट कीजिए। अब क्या होगा भाई, डिपार्टमेंट ने मतलब ऑफिसर ने तो नोटिस भेज दिया, अब टैक्स पेयर नोटिस को रिसीव करेगा, तो नोटिस को रिसीव करेगा तो टैक्स पेयर के मन में दो ही बातें होंगी, दो ही उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले जो भी मेंशन है उस नोटिस में, अगर पेनाल्टी टैक्स का अमाउंट है तो भाई उसको क्या कर दे, जमा भी कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि टैक्स पेयर उसको एक्सेप्ट ना करे, मतलब जो डिपार्टमेंट का वर्डिक्ट है, जो डिपार्टमेंट का निर्णय है उसको वो एक्सेप्ट ना करे। तो अब जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा टैक्स पेयर तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो नोटिस का जवाब ही ना दे, या ये भी हो सकता है वो चैलेंज कर दे डिपार्टमेंट के वर्डिक्ट को और जस्टिफिकेशन भी सबमिट करे उसकी। जब वो जस्टिफिकेशन को सबमिट करेगा मतलब चैलेंज करेगा टैक्स पेयर, तो वो यूज़ करेगा फॉर्म में GST ASMT 11।
अब क्या होगा, जो ऑफिसर होगा उसका जस्टिफिकेशन मिलेगा, तो अगर सेटिस्फाई हो गया ऑफिसर तब क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा, प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा, मतलब केस बंद कर देगा। और जस्टिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री था, जब केस को बंद किया तो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म भी करेगा, और जब इन्फॉर्म करेगा वो GST ASMT 12 में इन्फॉर्म करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि या तो उसने मतलब टैक्स पेयर ने कोई जवाब ही नहीं दिया, या जो जवाब दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो जब अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या टैक्स पेयर ने जवाब दिया ही नहीं, तो जो ऑफिसर होगा वो ऑडिट स्टार्ट कर देगा, इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देगा, सर्च करेगा, सीजर करेगा, अरेस्ट करेगा, इनिशिएट डिमांड को रेज करेगा, और इनिशिएट रिकवरी, और रिकवरी कराएगा फिर। मतलब अब आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब जो काम ऑफिसर ने किया स्क्रूटनी में वो सही था, तो भैया आप टैक्स दीजिए, हम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर देंगे, हम सर्च करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये सब काम करेगा कौन, टैक्स ऑफिसर। तो इसे कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखिए जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो तब किया जाता है जब रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है या अनरजिस्टर्ड डीलर का केस है, मतलब जो टैक्स पेयर है वो नॉट रजिस्टर्ड है, तो बेस्ट जजमेंट दिया जाता है। बेस्ट जजमेंट जब करता है ऑफिसर, जब हमारी टैक्स अथॉरिटी बेस्ट जजमेंट करती हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको कंसीडर करते हैं, एंड जो उनका डिसीजन होता है वो विलफुल डिसीजन होता है, और फोर्स किसी के दबाव में आके डिसीजन नहीं लिया जाता है। एंड बेस्ट जजमेंट लेने के लिए सारे इफर्ट्स करते हैं जो हमारे टैक्स ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बेस्ट जजमेंट हो रहा है किसका, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कौन कौन सी रिटर्न नहीं फाइल की है, आउटवर्ड सप्लाईज की, इनवर्ड सप्लाईज की, मंथली रिटर्न, TDS रिटर्न, TCS रिटर्न। अगर ये बहुत सारी जो रिटर्न्स होती हैं ये फाइल नहीं की हैं, तो क्या करेगा, जो ऑफिसर होगा बेस्ट जजमेंट देगा, और बेस्ट जजमेंट लेने के बाद क्या करेगा, एक ऑर्डर, क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके बेसिस बेस्ट जजमेंट लेके एक ऑर्डर इशू कर देगा बेस्ट जजमेंट का। जो ऑर्डर इशू होगा वो GST ASMT 13 में होगा। जो बेस्ट जजमेंट है वो 5 साल के अंदर किया जा सकता है। कहाँ से 5 साल काउंट होंगी, जिस ईयर की भी रिटर्न फाइल नहीं हुई उस ईयर के 5 साल के अंदर। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए जो टैक्स पेयर है वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न होती हैं वो 30 दिन के अंदर फाइल कर देता है। किसके 30 दिन के अंदर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के 30 दिन के अंदर। तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा वो उसको क्या मान लिया जाएगा, नलीफाई, मतलब उसको मान लिया जाएगा कि ये वाइड हो गया। जो बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट हुआ है वो क्या मान लिया जाएगा, वाइड हो गया। लेकिन स्टिल अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उसको वो डिपॉजिट करनी होगी। ठीक है, ये तो रहा अगर रजिस्टर्ड डीलर है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डीलर अनरजिस्टर्ड हो। तो अगर डीलर अनरजिस्टर्ड है तो बेस्ट असेसमेंट एप्लीकेबल होगा। अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब वो डीलर जो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल था, मतलब हो सकता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख से ज़्यादा हो गई हो और उसको रजिस्ट्रेशन लेना था लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या ऐसा डीलर जो पहले रजिस्टर्ड था लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा दिया है लेकिन अभी भी GST का पेमेंट बाकी है। तो इस केस में क्या होगा, उसको माना जाएगा अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर और उसका बेस्ट जजमेंट किया जाएगा। अब क्या है, बेस्ट जजमेंट से 15 दिन पहले जो अथॉरिटी होगी वो GST ASMT 14 में नोटिस सेंड करेंगे। क्या करेगा, GST ASMT 14 में एक नोटिस सर्व करेंगे बिफोर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से 15 दिन पहले एक नोटिस डिपार्टमेंट सर्व करेगा टैक्स पेयर को। अगर टैक्स पेयर रिप्लाई कर देता है टाइम लिमिट के अंदर तो क्या होगा, जो ऑफिसर होगा डिसाइड करेगा केस को, एंड केस को डिसाइड करने के बाद एक ऑर्डर इशू कर देगा। जो ऑर्डर इशू होगा वो GST ASMT 15 में इशू होगा। तो ये रहा बेस्ट जजमेंट
ऑर्डर, इसे हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट है समरी असेसमेंट। देखिए जब टैक्स ऑफिसर को ये लग रहा है कि जो असेसमेंट अगर उसको लेट करने से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो क्या है, टैक्स ऑफिसर जो होगा, जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा, वो आपका असेसमेंट कर देगा और इस असेसमेंट को कहते हैं समरी असेसमेंट। एंड असेसमेंट के बाद एक ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर जो पास होगा वो GST ASMT 16 में इशू होगा। लेकिन ये जो समरी असेसमेंट होगा ये टैक्स ऑफिसर तभी कर पाएगा जब वो परमिशन ले चुका होगा जॉइंट कमिश्नर की या एडिशनल कमिश्नर की। मतलब जब जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर परमिट कर देंगे तभी ये समरी असेसमेंट होगा। अब मान लीजिए जो ऑर्डर पास हुआ GST ASMT 16 में और टैक्स पेयर को लगा कि ये इनकरेक्ट है, तो क्या करेगा, वो टैक्स पेयर एक रिक्वेस्ट रेज करेगा। किस चीज़ के लिए, कि भाई अपना जो समरी असेसमेंट है उसको वापस ले लीजिए, और जो रिक्वेस्ट लगाएगा, जो रिक्वेस्ट करेगा टैक्स पेयर, वो GST ASMT 17 में करेगा। अब क्या करेगा, ऑफिसर रिप्लाई करेगा। ऑफिसर क्या करेगा, एक और नोटिस भेजेगा या ऑर्डर भेजेगा, किस चीज़ का, कि हमने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर लिया है। ये जो ऑफिसर ऑर्डर भेजेगा, मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, ये भेजेगा 30 दिनों के अंदर, और जो फॉर्मेट होगा वो होगा GST ASMT 18। समरी का मतलब होता है छोटा, एक समराइज असेसमेंट हो जाएगा, सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि भाई लेट करने से रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, तो इसे कहते हैं समरी असेसमेंट, और ये होता है अंडर सेक्शन 64।